हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीमिस्टिफाइंग आरबीआई ग्रेड बी। सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था। आई रेड ऑल योर कमेंट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आई। आज हम इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि आरबीआई ने क्या मेंशन किया हुआ है उनकी वेबसाइट पर, उनके नोटिफिकेशन में, कि वो क्या पूछने वाले हैं। So they are going to ask you about growth and development. They are going to ask you about Indian economy, globalization, and social structure in India. With that, they've also mentioned newspapers like Business Line, Mint, reports like World Development Report, Economic Survey of India, and the material source from the RBI website. तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस में कि कितने क्वेश्चंस इस सिलेबस से पूछे गए हैं। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर एक पैसेज था जो उन लोगों ने प्रोवाइड किया था, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। पैसेज काफी बड़ा था, बट उस पैसेज में एक काफी इंपॉर्टेंट लाइन थी, एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस। सो जस्ट रिमेंबर इट। जो ये पैसेज था, ये एक रिपोर्ट से लिया गया था जिसका नाम था स्ट्रेंथनिंग द रिकवरी नीड फॉर स्पीड। ये एक ओईसीडी की रिपोर्ट थी, और जब कोई ने एग्जाम दिया होगा शायद उसने ये रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं होगी, बट आप इस लाइन से या इस वर्ड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ क्वेश्चन है, Which one of the following organizations has released the report mentioned in the passage? अगर आप देखोगे इन पांचों ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ओईसीडी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरिस में है। सो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है कि व्हाट हैज बीन द मोस्ट कॉमन मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड टू हेल्प एलिवेट द स्ट्रेस ऑन कैश स्ट्रेप्ड स्मॉल बिजनेसेस which was taken by 77% of the government। कैश की कमी है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट कम करने चाहिए ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकें। सो इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। थर्ड, एज पर रिपोर्ट मेंशन द पैसेज व्हाट इज द जीडीपी प्रोजेक्शंस ऑफ इंडिया फॉर फिस्कल ईयर। अगर आप आरडीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने सुना होगा कि आपको जीडीपीज याद होने चाहिए। सो प्लीज डू लर्न जीडीपीज। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जीडीपी निकालते हैं उनको प्लीज याद रखिए। तो अगर आपने इस रिपोर्ट को देखा होता या नहीं देखा होता, आपको ये फिगर याद होनी चाहिए थी। सो थर्ड का आंसर ये होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर है, एज पर द पैसेज ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस मीन्स दैट द सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ओईसीडी कंट्रीज will be even more tightly linked to that of। अगर आप यहाँ देखिए कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ओईसीडी कंट्रीज कौन सी कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, इनका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किस पे डिपेंड करता है? इनका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट डिपेंड करता है डेवलपिंग और ट्रांजिशन इकोनॉमीज पे। वैसे तो ये ओनली वर्ड से भी हट जाता कि सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज पे या सिर्फ ऑन डेवलप्ड इकोनॉमीज पे। इट्स लाइक काफी अच्छे तरीके से आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट तब भी आप डी ऑप्शन पे पहुंच सकते थे अगर आप इस क्वेश्चन को जस्ट पढ़ने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन वाज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल बी द मेजर कंट्रीब्यूटर इन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। आपके पास ये पांच, सॉरी या फाइव ऑप्शंस आपके पास थे। अब यहाँ पे हमें पता है कि पॉपुलेशन यहाँ पे किस कंट्री की ज्यादा है, कौन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस डेवलप करता है इन पांचों कंट्रीज में? ऑब्वियसली चाइना। अगर मुझे इस रिपोर्ट के बारे में जीरो नॉलेज है तब भी मैं इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकता था वेरी इजीली। जस्ट मुझे अपनी स्टैटिक की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो आपको सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, प्लीज रिमेंबर दैट। रिपोर्ट्स आएंगी, आपको रिपोर्ट्स का जीडीपी पढ़ना है, क्योंकि जीडीपी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज 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 फोकस ऑन इट। आपको सारी जीडीपीज जो मेजर रिपोर्ट्स के हैं वो याद रखने हैं। ये नहीं कि अब कोई भी एनजीओ आ जाए वो जीडीपी निकाले और आप उसको याद कर लो, नहीं, वो एक गलत स्ट्रेटेजी है। बट अगर आपके सामने ओईसीडी कोई जीडीपी निकाल रहा है या वर्ल्ड बैंक आपको जीडीपी बता रहा है, आईएमएफ जीडीपी बता रहा है, वो आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्लीज रिमेंबर देम।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Just please don't go on this question numbers. So, recently at the trade-related aspects of intellectual property rights TRIPS Council of WTO, India and South Africa proposed. अगर आपने ये 2021 का पेपर है, अगर आपने उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ा होता, आपको पता होता कि यहाँ पे इंडिया एंड साउथ अफ्रीका बात कर रहे थे कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में, एंड दे वर टॉकिंग कि हम लोगों को इजी एक्सेस होना चाहिए वैक्सीन का. सो अगर आप यहाँ पे अब सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सी ऑप्शन है, दिस इज द राइट ऑप्शन. अ वेवर टू हेल्प मोर कंट्रीज टू गेट एक्सेस टू मेडिसिन एंड वैक्सीन ड्यूरिंग द पैंडेमिक. सो काइंड ऑफ अ करंट क्वेश्चन. अब इसके लिए हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रटना स्टार्ट नहीं करेंगे. हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, बट हम उनके हेडक्वार्टर्स को पढ़ेंगे. हम उनकी रिपोर्ट जो वो निकालते हैं इम्पोर्टेंट, उनका सिर्फ नेम याद रखेंगे. हम उनके अंदर की वर्किंग को याद नहीं रखेंगे. अब ये हम अब ट्रिप्स को याद रखने लग जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट हम अपनी कॉमन नॉलेज से इस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं अगर हमने न्यूज़पेपर पढ़े हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. सो सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस मेंशन्ड इन द आरबीआई नोटिफिकेशन. वहां पर एक पैराग्राफ आया था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन पर. तो ये एक्चुअल में अमृत जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसका पुराना नाम था. तो इस पर ये क्वेश्चन था. पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएपी अंडर द अमृत स्कीम. अब आप, वैसे में क्वेश्चन डिफिकल्ट लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि आपको डायरेक्टली कहीं पे अमृत में ये एसएपी के बारे में नहीं मिलेगा. बट अगर आपने ये एग्जाम दिया है तो आपने एटलीस्ट 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर किए होंगे. अगर आपने 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए हैं तो आपने सितंबर 2020 में ये न्यूज़ आई थी, आपने इस न्यूज़ पर ध्यान दिया होगा और यहाँ पे लिखा गया था स्टेट एनुअल एक्शन प्लान और एसएपी, तो आप उससे कर सकते थे. बट मैं कहूँगा कि आप मान लीजिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं बिकॉज इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए नहीं है. तो एक क्वेश्चन छोड़ने पे कुछ नहीं जाता है. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. 7th क्वेश्चन यहाँ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ द स्कीम रेफर टू द पैराग्राफ. अब अमृत स्कीम, आपको अगर आपने स्कीम्स आप प्रिपेयर करके गए हो तो आपको पता होगा कि अमृत स्कीम का काम क्या है, ठीक है. तो अमृत स्कीम का काम है हाउस होल्ड तक टैप कनेक्शंस पहुंचाना, मेन एमिनिटीज प्रोवाइड करना वहाँ के रेसिडेंट्स को. तो हम यहाँ पे देखते हैं अगर ऑप्शंस में, पहला हाउस होल्ड एक्सेस टू टैप, हाँ भाई ठीक है. एमिनिटीज टू सिटीज, ये भी ठीक है. रिड्यूस पॉल्यूशन बाय स्विचिंग टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी ठीक है. प्रिजर्व द कैरेक्टर एंड द सोल ऑफ हेरिटेज सिटी, ये रॉन्ग है क्योंकि हेरिटेज सिटी का काम करना अमृत का मेन मोटिव नहीं था. तो अगर आपने स्कीम्स पढ़ी होती तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइनेंशियल शेयरिंग ऑफ द फाइनेंशियल शेयरिंग बेसिस ऑफ अटल मिशन फॉर रीजनेशन एंड अर्बन स्कीम बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज डन ऑन व्हाट बेसिस. सो मतलब यहाँ पे सेंटर कितना परसेंट देगा और स्टेट कितना परसेंट देगा. अब हो सकता है आपने इस क्वेश्चन को ना पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको अपना बता देता हूँ कि व्हेन आई प्रिपेयर द गवर्नमेंट स्कीम के नोट्स, तो मैंने क्या किया, मैंने लाइक अमरूद स्कीम के बारे में लिखा, मैंने उसकी मिनिस्ट्री के बारे में लिखा और मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए. और ऐसे हृदय स्कीम के बारे में लिखा था, उसकी मिनिस्ट्री कौन है, इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो आप भी अपने कुछ ऐसे नोट्स बना सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए. ये काफ़ी ईजी हो जाता है आपको चीज़ें सॉल्व करने के लिए. और मैं अपने नोट से इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता हूँ कि 50:50 बेसिस पे ये डिवाइड होना चाहिए. सो प्लीज़ फोकस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम और उस पर मत जाइए कि 6 महीने में कौन सी स्कीम्स आई हैं हम उन पे फोकस करेंगे. नहीं, हम सारी स्कीम से फोकस करेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि वो कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लें. ऑब्वियसली अमृत उस एग्जाम के 4 मंथ्स पहले तक कहीं ना कहीं सिलेबस में, सॉरी, न्यूज़ में आया होगा, बट मैं तब भी आपसे कहूंगा कि आप सारी स्कीम से फोकस करें. सो नाउ विच scheme has replaced the scheme mentioned in the passage? So we already discussed it, Amrut. Now the next was, by how many years has the Amrut scheme been extended? ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है
क्योंकि आई थिंक ये काफी कोर न्यूज थी, 2019 में ये न्यूज आई थी, तो आपको नहीं पता होता। तो चलिए हम यहाँ भी मान लेते हैं आपके 2 मार्क्स चले गए, आपके 4 मार्क्स चले गए टोटल। वैसे इसका आंसर 2 years है, बट आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। वही जो मैंने बात पहले बोली थी, पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। सो इट्स ओके अगर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, it was from social sectors in India and the health and education topics. So the question was, Dash has recently provided a dash amount of funding for the implementation of strengthening teaching, learning and results for states STARS project of Ministry of Education. So मैंने इसलिए बोला आपसे कि आप सारी स्कीम्स अगर पढ़ोगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से है स्टार्स। एंड इट वाज टू मच इन न्यूज़ कि वर्ल्ड बैंक ने ये स्कीम स्टार्ट की है, तो ये काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकता था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ दीज एप्स आर पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया मिशन इन हेल्थ केयर। अब आपको अगर ई संजीवनी, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ई संजीवनी एक ऐसा पोर्टल है जहां पर आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ केयर को। आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेते हैं एंड देन यू कैन गेट एक्सेस टू डॉक्टर्स और अपने आप पूछ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ई संजीवनी तो आंसर है। एंड निक्षय पोर्टल, इट्स फॉर टीबी आई थिंक। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई, 2 ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मुझे नहीं पता किलकारी क्या है, मुझे नहीं पता अनमोल क्या है, बट मैं इन 2 ऑप्शंस बता सकता हूँ कि हेल्थ केयर से रिलेटेड ये 2 ऐप तो हैं ही। तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स फ्रॉम द ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल सेक्टर से क्वेश्चन है ये। इट्स अबाउट द वन नेशन वन राशन कार्ड। अगर आपने पढ़ा हो तो पीएम मोदी की स्पीचेस वगैरह में काफ़ी रहता था कि वन नेशन वन राशन कार्ड बिकॉज ऑफ द माइग्रेंट्स, राइट, दे इंट्रोड्यूस द स्कीम। सो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप अब हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं क्या लिखा है, हम नहीं पढ़ते हैं। बट लेट जस्ट कम टू द स्टेटमेंट कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, enables the state in better targeting of beneficiaries. Obviously अगर एक राशन कार्ड होगा तो सही रहेगा। Elimination of bogus duplicate ineligible card holders, sorry ineligible card holders, तो यहाँ ये भी ठीक है because it will reduce leakage. To ensure seamless interstate portability of ration card, ये भी ठीक है। The reform especially empowers the migratory population, mostly laborers. मैंने बात किया था अभी कि migratory लोग population के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो हमें दिख रहा है कि सारी सही है स्टेटमेंट, सो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। सो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। आई थिंक इसलिए बोलते हैं कि न्यूज़पेपर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा होता तो आपको थोड़ा सा आइडिया होता कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्या कर रहा है। Okay, now let's move to the next question. There was a passage given on the PM Kisan scheme in the question paper, और उस पे क्वेश्चन था। सो ऑब्वियसली दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है और एग्जाम आई थिंक मार्च 21 में हुआ था, तो सब बच्चे मोस्टली पढ़ कर गए होंगे इसको। सो इसका आंसर 18,000 करोड़ था। फिक्स अमाउंट इज गिवन टू फार्मर्स आफ्टर एवरी 4 months अंडर दिस स्कीम, एंड वी ऑल नो द आंसर 6,000। पीएम किसान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, सो प्लीज रिमेंबर दैट। तो यहाँ पे आंसर 6,000 था। नाउ लेट्स कम टू द अदर क्वेश्चन 13। All landholder farmer families in the country are eligible for the PM Kisan scheme except, so the keyword is except। यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, फॉर्मर एंड प्रेजेंट होल्डर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अब आप ये सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वाले इंसान के पास इतने ज्यादा पैसे होंगे तो उस वो 6,000 से क्या ही कर लेगा, उसकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। तो सेकंड तो होगा ही, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में सेकंड है एक तरीके से, तो सेकंड तो आंसर आना ही है, राइट। ऑल सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यार ये भी होगा सेकंड और थर्ड। हम हमारे पास अब सिर्फ 4 ऑप्शंस बचते हैं, ए बी डी एंड ई। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल पर्सन्स हु पेड इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट ईयर, प्रोफेशनल्स है डॉक्टर्स इंजीनियर्स। अब आप सोचिए कि डॉक्टर्स कितने ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, इंजीनियर्स कितने रुपए कमा रहे हैं, उनके लिए 6,000 रुपये क्या ही मायने रखते हैं। तो फोर्थ भी होगा, तो 2, 3, 4 तीनों हो रहे हैं। आई थिंक यहाँ 5 भी है, सॉरी फॉर दैट, बट ये आई थिंक ये फिफ्थ होगा। सो 2, 3, 4, 5, ये पांचों चीजें हो रही हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर इज ऑल ऑफ द अबव।
Next question is match the following objectives to their respective scheme. So there were objectives and there were schemes given in the question paper. अब एक स्ट्रीट वेंडर है जिसको 10,000 रुपीज चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, उसके लिए कौन सी स्कीम थी? तो यहाँ पूछा गया है कि आपको मैच करना है। तो वी ऑल नो स्ट्रीट वेंडर के लिए स्वानिधि स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स। सो इट्स अ वेरी इजी। सर्वे एंड मैपिंग ऑफ मुंबई धारावाही, तो स्वामित्व स्कीम वी नो कि हम जियो मैपिंग करने वाले हैं। सो उससे हम लोग एक कार्ड प्रोवाइड करेंगे फॉर द लैंड ओनरशिप राइट। तो उसका ये स्कीम है स्वामित्व, तो ये यहाँ से मैच होता है। एंड नाउ थर्ड, जो विल पे द ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट स्कीम, इट्स नॉट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जहाँ पर हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 3, 2 और 1 रुपए में वीट राइस राइट। तो ये वाली स्कीम है ना कि फॉर दिस। सो द करेक्ट आंसर इज A3 and B1। Kind of easy question. Now the next question is about Operation Greens. It was previously known as Operation Top. So as to introduce Essential Commodities Act, गवर्नमेंट ने ये लेकर आया था टॉप स्कीम ताकि टोमेटो, पोटैटो, ऑनियन के जो रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। सो ये क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से वैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। इफ यू सी द सेकंड स्टेटमेंट, इट सेज इट्स ओनली टू टोमेटो एंड पोटैटो। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि वो अनियन के लिए भी था। तो हम सेकंड वाले ऑप्शंस एलिमिनेट कर देंगे। नाउ वी आर लेफ्ट विद 1 and 4 and 3 and 4। सो इसका मतलब 4 तो सही है, सो आई डोंट नीड टू सी इट राइट। मेगा फूड पार्क्स की स्टेटमेंट ये गलत है बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट स्कीम। बट या ऑपरेशन ग्रीन इज सब assumed अंडर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। सो द करेक्ट आंसर इज 1 and 4। Now the next question is on labor codes. It was a very easy question because on September 2020 government introduced the labor code laws, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप यहाँ पे ये फोर्थ स्टेटमेंट एलिमेंट कर दो तो आप इजीली ए ऑप्शन पर आ सकते हो। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स फ्रॉम मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। आरबीआई ने एक नया लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था एलटीआरओ। दिस क्वेश्चन वाज ऑल अबाउट इट। सो अगर आप इस पैसेज को पढ़ोगे यू विल गेट टू नो इट इज टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। So it can be done. Now the operation discussed above is going to be linked to dash for operation. The answer was weighted average call rate. आप ये बोल सकते हो यार डिफिकल्ट है, नहीं डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन बिकॉज ये आरबीआई के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, ये तो आपको पढ़ने ही होंगे। बट मैं एक और बात बता देता हूँ कि दिस न्यूज केम अप इन फेब 2021 एंड द एग्जाम हैपेंड इन मार्च 2021। सो इट मेक सेंस कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें और आपको इतना डीप में ये बात पता हो। Now let's move on to the next question. It was about the meaning of a line in the passage. So here is this line: ensure enough liquidity to anchor the call rate at around the repo rate. मान लीजिए आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहा है। सो सेकंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अगर हम यहाँ पे सारे ऑप्शंस देखें, यहाँ पर एक ही ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, सो बी इज अ करेक्ट चॉइस। Now, for 17 question, the RBI said it will be operate a 14-day term repo reverse repo operation at a variable rate that would be conducted to coincide with the dash maintenance cycle. So the answer was cash reserve ratio. So it's all part of one news that came up in Feb 2021. So you have to read all the schemes of RBI and all the thing RBI do, right? So ये question काफी easy था और हो सकता था। Now let's come to the next question. It was about the sovereign gold bond scheme. चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है माइनर विल नॉट बी अलॉटेड इवन इफ गार्जियन अप्लाई ऑन देयर बिहाफ। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज माइनर्स कैन अप्लाई फॉर द स्कीम। सो अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम पढ़ी होगी एंड मोस्टली आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट उसको स्टैटिक में ही पढ़ा देते हैं, तो आपने ये स्टेटमेंट जरूर पढ़ा होगा। सो वन इज रॉन्ग। So if you do the elimination, you will get B answer. Now let's come to the next topic. It is about sustainable development. Here, it was asked 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which has been agreed upon by all 193 member states, was organized by. So अगर आप यहाँ पे देखो
agreed by all 193 member states. So Security Council तो वैसे ही हट जाती है because it consists of 5 permanent members and 10 non-permanent members. And Secretariat में भी सारे members नहीं होते. Economic and Social Council भी different है. So answer should be D, United Nations General Assembly, which consists of 193 members. Now let's come to the next. Uh, these two questions were from Economic Survey and the Union Budget. So this is what tells us कि कितना important है Union Budget. If you see the 19th question, the answer for it was A option. Do give it a read by pausing the video. And for 27th question, the answer was 1 and 3. So please do read these questions after pausing the video. Now, for opening up of the Indian economy, the question was, which of the following are the advantages of foreign trade and investment? अब मान लीजिए आपने पूरी इकोनॉमी ओपन कर दी है, तो उससे क्या होगा? जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा. पहली बात बिल्कुल ठीक है. रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज देयर विल बी कंपटीशन, सो वो ज्यादा टेक्नोलॉजी और R&D में पैसे लगाएंगे. इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी होगा. And it also enhances the environmental protection. So answer should be all of the above. So what are the key takeaways that we can take from this video? First and foremost is please focus on static. Static RBI की जान है. अगर आपको RBI ग्रेड भी निकालना है, आप स्टैटिक से नहीं भाग सकते, क्योंकि स्टैटिक में आपकी काफी सारी ओल्ड स्कीम्स या RBI की डिफरेंट स्कीम्स भी कवर हो जाती हैं. सो प्लीज फोकस ऑन स्टैटिक. प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स प्रॉपरली बिकॉज गवर्नमेंट स्कीम्स ही हैं. ये पूरा पेपर ही गवर्नमेंट स्कीम्स है. अगर आपको प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कीम्स पता है, आपने उन पे नोट्स बना रखे हैं, तो आप इसको कर सकते हो. थर्ड, यूज कॉमन सेंस एंड डू इन्फॉर्म गेसिंग. मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन में पीछे दिखाया कैसे मैंने सिर्फ कॉमन सेंस और थोड़ा सा एक इन्फॉर्म गेसिंग से, जहां मुझे पता था उन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत, मैंने उस आंसर तक डायरेक्टली पहुंच गया. सो ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस, राइट? एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ पॉइंट, स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड. आपको RBI के लिए 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं. बस शर्त यही है कि आप स्मार्ट स्टडी करें, आप उसके पीछे ज्यादा ना भागें. आप एनालाइज करें प्रॉपरली सारे टॉपिक्स का, सारे PYQs का. मैंने तीनों वीडियोस डाल दी हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं एंड चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से सोर्सेज यूज करने हैं प्रिपेयर करने के लिए. My next video is going to be the strategy video for the phase 1. In that, I'm going to tell you about how to clear the phase 1 and what sources you can use for it. So stay tuned and all the best for your upcoming exams.